मैं हूं इंदु पात्रा और दर्शकों, सबसे पहले पूरी बिग न्यूज टीम लगातार आप सभी से अपील करती आ रही है कि आप अपने घरों में रहें, घर से बाहर न निकलें और कोरोना महामारी को खत्म करने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। और अब आइए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। आर्थिक तंगी के कारण राजधानी रांची के कई हार्डवेयर दुकानदार अब अपनी दुकान में सब्जी फल बेचने पर हैं मजबूर। लॉकडाउन में विशेष छूट नहीं मिलने के कारण स्थिति हुई इनकी विकराल। जिले के उपायुक्त ने वैश्विक संकट से निजात पाने को लेकर की अनोखी पहल। कदमा क्वारंटाइन सेंटर का किया निरीक्षण, लोगों के बीच बांटी होम्योपैथिक दवा। और शहर में 5 कोरोना मरीजों की हुई पुष्टि, तो वहीं दूसरा कोरोना पॉजिटिव छात्र ठीक होकर लौटा अपने घर। और अब खबरें विस्तार से। पिछले दिनों जमशेदपुर के जुगसलाई थाना अंतर्गत मिल्लत नगर में गोली चालन की घटना घटी थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए जुगसलाई पुलिस ने घटना के नामजद अभियुक्त आफ्ताब आलम उर्फ लाडला को हथियार समेत गिरफ्तार कर लिया है, जबकि इस कांड में शामिल एक अन्य अभियुक्त की तलाश जारी है। विगत 26 मई को जुगसलाई थाना अंतर्गत मिल्लत नगर निवासी मोहम्मद वाजिद अख्तर पर जानलेवा हमला किया गया था, जहां मोहम्मद वाजिद द्वारा जुगसलाई थाने में आफ्ताब आलम और दानिश समेत अज्ञात लोगों पर शिकायत दर्ज की गई, जिस पर विधि व्यवस्था डीएसपी आलोक रंजन के नेतृत्व में जुगसलाई पुलिस ने कांड के नामजद अभियुक्त आफ्ताब आलम को कांड में प्रयुक्त देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस के साथ धर दबोचा। इस दौरान इस घटना को अंजाम देने वाले अभियुक्त मोहम्मद दानिश भागने में सफल रहा, जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। बता दें, दोनों अभियुक्त जुगसलाई निवासी हैं, जिनका पुराना आपराधिक इतिहास भी रहा है। और इधर वैश्विक संकट के इस दौर में जमशेदपुर जिला प्रशासन की ओर से एक अनोखी पहल शुरू की गई है। जिला के उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने कदमा स्थित क्वारंटाइन सेंटर का निरीक्षण कर वहां रह रहे सभी लोगों के बीच होम्योपैथिक दवा आर्सेनिक 30 की गोलियां वितरित की। गौरतलब है कि भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने इस दवा को लेने की सलाह दी है। यह दवा शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे लोगों की इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने हेतु इस दवा को दिया गया। उपायुक्त ने कहा कि यह दवा हर क्वारंटाइन सेंटर पर शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि यह दवा से लोगों की इम्यूनिटी बढ़ाने में सहायक साबित होगी, जिसको लेकर जिला के सभी क्वारंटाइन सेंटर में इस दवा का वितरण किया जाएगा। यह दवा बीमारी ठीक होने के लिए नहीं, बल्कि लोगों की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए दी जा रही है। वहीं मौके पर मौजूद सिंहभूम होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसरों ने कहा कि बिना किसी चिकित्सीय सलाह के दवा को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सभी व्यक्ति के रोग प्रतिरोधक क्षमता अलग अलग होती है। ये दवा रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है और चिकित्सीय परामर्श के बाद ही इस दवा को लेनी चाहिए। होम्योपैथी की दवा है, जिसको कि आयुष विभाग के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा प्रिस्क्राइब किया गया है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए इसको प्रिस्क्राइब किया गया है और हम लोगों ने इसकी शुरुआत की है हमारे क्वारंटाइन सेंटर में जो लोग हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करके, ताकि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सके। यहाँ पर यह भी स्पष्ट करना आवश्यक है कि ये किसी तरह से ऐसा नहीं है कि ये इलाज है इस बीमारी का। ये एक एडेड सपोर्ट और प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के कार्य में आ सकता है। इसके लिए हम लोग इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं और इसका होम्योपैथिक का आर्सेनिक 30 हम लोग दे रहे हैं एक्चुअल बॉडी के रेजिस्टेंस पावर को बढ़ाने के लिए, और इससे विश्वास है, लोगों में ये विश्वास पैदा हो कि हमारी जो बीमारी है इसके लेने से हम उसको रोक सकते हैं, इसका प्रोटेक्शन शक्ति हमारी शरीर में बढ़ेगी, इसलिए हम लोग दे रहे हैं। और बीमार होने का सबसे बड़ा कारण होता है कि मानसिक डर, उस डर को हम दूर करना चाहते हैं। हम उसे विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आपके शरीर में इतनी क्षमता है कि आप उस बीमारी से लड़ सकते हो। उस क्षमता को बढ़ाने के लिए हम इस दवा का प्रयोग कर रहे हैं। ये दवा मार्केट में अवेलेबल है, बिल्कुल अवेलेबल है, लेकिन हम आम नागरिक को ऐसा सलाह नहीं देंगे कि बिना किसी चिकित्सक के सलाह का उल्लेख, क्योंकि हर आदमी की इम्यूनिटी पावर, शारीरिक क्षमता अलग अलग है। में क्या क्षमता है वो एक चिकित्सक ही उसका आकलन करके उसका डोज निर्धारण करता है। चिकित्सक की सलाह अवश्य ले, लेकिन दवा को ग्रहण करे अपने परिवार के बीच में चिकित्सक की सलाह। और जमशेदपुर में कोरोना मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आपको बताते चले हैं कि शुक्रवार को भी 5 कोरोना मरीजों की पुष्टि कर दी गई है, लेकिन इससे भी अच्छी खबर ये है कि जो 2 पहले कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले थे, दोनों कोरोना को मात देकर स्वस्थ हो चुके हैं। जी हाँ, पहले युवती स्वस्थ हुई और अब शुक्रवार को युवक स्वस्थ होकर कोरोना को हराकर अपना घर लौट गया। इधर टीएमएच से छुट्टी मिलने के बाद उपायुक्त रविशंकर शुक्ला के साथ शहर के अन्य अधिकारी एवं स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी वहां मौजूद रहे। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कोरोना को मात देने वाले युवक को गुलदस्ता देकर स्वागत किया। साथ में डॉक्टर ने कई निर्देश भी इस युवक को दिए।
कि कैसे रहना है और क्या खाने की ज़रूरत है। वैसे एक दिन पहले चाकुलिया की युवती कोरोना को मात दे वापस घर लौट गई थी और ठीक एक दिन बाद चाकुलिया का ही युवक कोरोना को हराकर वापस चाकुलिया लौट गया। यानी यही वो 2 पहले कोरोना मरीज थे जो कोलकाता से आए हुए थे और चाकुलिया का रहने वाले हैं। कोरोना पेशेंट जो है स्वस्थ होकर घर जा रहा है, तो हम लोग इसलिए एक संवाद इसलिए देना चाहते हैं कि लोग जो हैं डरे नहीं और भयभीत होने की जरूरत नहीं है। हमको इसके विरुद्ध में मजबूती से खड़े होने की जरूरत है। और आज मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ हमारे सिविल सर्जन साहब का, बहुत धन्यवाद देता हूँ महाप्रबंधक TMH का, सभी डॉक्टरों का, नर्सिंग स्टाफ का और जितने हमारे हाउसकीपिंग वगैरह से जुड़े हुए लोग हैं सभी का मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि वो बहुत मजबूती के साथ खड़े हो रहे हैं और हमारा जो है कोरोना का पेशेंट ठीक हो रहा है और फ्रंट वर्कर बनकर योद्धा की तरह लड़ रहे हैं और हम बहुत बहुत इनको धन्यवाद देते हैं। और इधर बढ़ते लॉकडाउन की वजह से रांची के दुकानदारों की हालत बहुत ही खराब हो चुकी है। जी हाँ, स्थिति इतनी बिकराल हो गई है कि लोग अब अपने व्यवसाय की जगह दूसरे व्यवसाय को अपनाने के लिए मजबूर हो गए हैं। महामारी को देखते हुए लगातार लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई जा रही है। हालांकि अर्थव्यवस्था को देखते हुए केंद्र सरकार के आदेश के बाद राज्य सरकार द्वारा बहुत सारी रियायतें दी जा रही हैं। पर अगर हम अपने झारखंड की बात करें तो राज्य के मुख्यमंत्री विकराल परिस्थिति को देखते हुए किसी तरह की भी लापरवाही लेना नहीं चाहते हैं। इस लॉकडाउन में विशेष छूट नहीं दिया जा रहा है। हार्डवेयर की दुकानों में भी लोग अब सब्जी बेचने पर मजबूर हो चुके हैं। क्या नाम हुआ आपका? अभिषेक कुमार। अभिषेक कुमार, क्या है लॉकडाउन का असर कितना पड़ रहा है यहाँ पे? लॉकडाउन का असर तो बहुत है। सरकार बोला कि हार्डवेयर दुकान खोल लेना, पर मेरे बगल में जो हिंदपीढ़ी एरिया है वो पूरी तरह से सील है। मेरा 80% कस्टमर हिंदपीढ़ी से आते हैं। अब हिंदपीढ़ी का कस्टमर को आप आने नहीं दीजिएगा तो मेरा दुकानदारी नहीं हो पा रहा। अभी हेमंत सरकार जी इतना कॉपरेट कर रही है आप लोग के लिए, ये जो दुकान वगैरह खुला है तो अभी कस्टमर नहीं आ पा रहे हैं क्या यहाँ पर? कस्टमर कहाँ से आएंगे सर? बगल में मेरा हिंदपीढ़ी एरिया सील है तो मेरा 80% कस्टमर हिंदपीढ़ी से है। ये आपका कौन सा एरिया पड़ता है? ये तो चर्च रोड हो गया, पर हिंदपीढ़ी मेरा बगल में है। तो अभी डेली मार्केट की सारी दुकानें बंद है? दिल्ली मार्केट सारे दुकान बंद है, सिर्फ हार्डवेयर दुकान, दवा दुकान, राशन दुकान खुला है। और इधर लॉकडाउन 4 की जगह अब हम लॉकडाउन 5 में प्रवेश करने वाले हैं। जी हाँ, हालांकि अब तक किसी तरह की आधिकारिक पुष्टि इस विषय पर नहीं हुई है, पर अगर हम प्रशासनिक व पुलिस पदाधिकारियों की बात करें तो इस तपती गर्मी में भी वे अपनी ड्यूटी को बखूबी निभा रहे हैं। इस पर पूरी स्थिति का जायजा लिया हमारे संवाददाता जूही प्रधान ने। स्वागत है आपका बिग न्यूज में। आप देख सकते हैं मैं अभी आदिपुर पुलिया पर खड़ी हूँ। काफ़ी धूप है, कल के मुकाबले कल एक सुहाना मौसम था पर आज बहुत धूप है। इसी बीच लॉकडाउन भी जारी है। लॉकडाउन पर आप पूरा नज़ारा देख सकते हैं, काफ़ी मात्रा में गाड़ियाँ चल रही हैं, लोग बाहर से भी आ रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। आइए हमारे साथ मौजूद है मजिस्ट्रेट साहब, आइए उनसे बात करते हैं और इसके बारे में जानकारी लेते हैं। और हर निर्देश का पालन करते हुए रिपोर्ट करते हैं हर चीज़ का। जो आप देख रहे हैं, भीड़ भी देख रहे हैं, करना है डीसी और एसपी का जो निर्देश है उसको तो फॉलो हर हालत में करना है। मेन उद्देश्य है कि भाई बाहर संक्रमित लोग माने अनावश्यक न घुसे, जिससे कि थोड़ा विस्तार हो। इसकी रोकथाम के लिए हम लोग जितना संभव जितनी कोशिश होता है हम लोग। सर अभी लॉकडाउन खुला नहीं है, पर जिस तरह का माहौल देखने मिल रहा है इसको लॉकडाउन तो नहीं कहेंगे? नहीं, लॉकडाउन खुला नहीं है, लेकिन कुछ निर्देश आए हैं कि ऐसे ऐसे लोगों को आने जाने की है, जैसे कि कारखाना खुले हैं, एम्प्लॉय लोग इधर से उधर आ रहे हैं जा रहे हैं। अगर उससे जैसे यही तरह की बात है जिसको रहता है तो निर्देश है कि पास रहेगा तो उसको जाने दिया जाए। चाहे वो 2 पहिया वाहन हो या 4 पहिया वाहन, पास चाहिए। हाँ, तो इसका पूरी कोई तरह कंपनी से का कोई कंपनी है वहाँ जो स्टाफ हैं उनका जो हेड है वो पास इशू अगर करते हैं तो दिशा निर्देश के अनुसार वो वैलिड होगा, हम उनको रोक नहीं सकते। एक माल वाहन आ रहे हैं जा रहे हैं, वो जो खाद्य पदार्थ है उसको किसी कीमत पर नहीं, पहले भी शुरू से नहीं रोका जाता है, आज तो और नहीं रोका जाता है। ये जो कुछ खाद्य पदार्थ है लोग के नज़दीक ले जाना है। यानी कि आपका कहना है कि लॉकडाउन का पूरी तरह से अनुपालन हो रहा है जमशेदपुर? हाँ, जमशेदपुर में पूरी तरह से अनुपालन हो रहा है और हम लोग धूपा में बैठकर सारा चीज़ कर रहे हैं। आप उधर देखिए, मेरे जवान हैं, सारे लोग हैं वो काम कर रहे हैं।
इतनी गर्मी में ये कार्टून कुछ कार्टून ये क्या बोलता है, पानी कोई मायने नहीं रखता। सर आपका शुभ नाम? 30%। जानकारियों को हमने लिया और हमने जाना कि जिस तरह से ये 2 पहिया वाहन चाहे 4 पहिया वाहन जिनकी आवाजाही हो रही है इस आदित्यपुर पुल पर, ये पास के सहारे ही जा रहे हैं। इन्हें पास मुहैया कराया गया है अपने दैनिक कार्य के लिए और बहुत ही जरूरी कार्य के लिए वो लोग जा रहे हैं और इसकी पूरी तरह से देख रेख पुलिस प्रशासन कर रही है। इसी के साथ मेरे सहयोगी जावेद के साथ में जून बिग न्यूज़। और यहाँ आपको बताएं कि पश्चिमी से सिंहभूम के चाईबासा में एक युवक को गोली लगने से युवक जख्मी हो गया, जिसे इलाज के लिए स्थानीय थाने के द्वारा एमजीएम अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है, जहां युवक का इलाज चल रहा है। क्या हुआ? कब चला गोली? कहाँ के रहने वाले हैं? जरा के गाँव जरा के थाना? कहाँ गोली मारा आपको? कहाँ पर मारा है? किस जगह? थाना का क्या नाम है? क्या हुआ है? गोली मारा है? क्या नाम है? नाम बताएं क्या? क्या नाम है इनका? काहे मारा गोली? वजह पता चला? कब का है? और एक बार फिर से बात करेंगे रांची की। रांची स्थित मुख्यमंत्री आवास में आईसीआईसीआई बैंक की ओर से 50,000 हैंड ग्लव्स, 50,000 3 लेयर मास्क, 240 बोतल सैनिटाइजर और 70 सेट थर्मल स्कैनर मुख्यमंत्री को सौंपा गया। मुख्यमंत्री ने कोरोना संकट में बैंक के द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम, बचाव और इलाज को लेकर सरकार द्वारा तमाम जरूरी कदम उठाए गए हैं, जिसमें सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और व्यावसायिक समेत अन्य विभिन्न संगठनों का पूरा सहयोग मिल रहा है। लगभग अभी तो आज के आंकड़े मैंने नहीं देखे, लगभग 4-4.5 लाख लोग आ चुके हैं हमारे राज्य में। लेकिन कई ऐसी जगह हमारे लोग से जहाँ ट्रेनों की या आम यातायात की भी सुविधा बहुत ही मुश्किल है। सरकार ने पहले ही इस बात को कहा है कि जहाँ से भी हमारे मजदूर आना चाहेंगे सरकार उनको लाएगी। और आज जिस संक्रमण से देश और राज्य गुजर रहे हैं, इस संक्रमण में मजदूरों पर एक डर का माहौल है और काफ़ी वो मानसिक रूप से तनाव में है। और इसको आप देख भी रहे हैं, महसूस भी कर रहे हैं कि कई लोग इससे अपनी जानें भी उनकी जा रही है इस मानसिक तनाव की वजह से। और आज इसको लेकर एक और हम लोगों ने जो सरकार के दृढ़ संकल्प के अनुरूप आज हम लोग लद्दाख से भी अपने प्रवासियों को हवाई जहाज के माध्यम से ला रहे हैं। अभी वो लेह से दिल्ली पहुंचे हैं हवाई जहाज से, फिर शाम के हवाई जहाज से वो अपने राज्य में आएंगे। और ये हमारे लिए खुशी की बात है। अभी कुछ दिनों के बाद अंडमान निकोबार से भी हमारे प्रवासी मजदूर आएंगे और लगातार मजदूरों का मुझे लगता है जो मूवमेंट है वो मूवमेंट जितनी जल्द खत्म हो राज्य सरकार के लिए ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि आगे की कार्य योजना बेहतर तरीके से हम लोग सुनिश्चित कर पाएँ। आज इस मानसिक तनाव से निकलना भी जरूरी है और आने वाला समय में जीवन को सामान्य बनाना भी जरूरी है। इसके लिए मुझे लगता है कि प्रवासी
मजदूरों को, अगर कोई राज्य में फंसे हैं उन राज्यों से भी मेरा आग्रह होगा कि जल्द से जल्द हमारे प्रवासियों को भेजें। और इधर जमशेदपुर जिला पुलिस मुख्यालय में इंटर स्टेट पुलिस पदाधिकारियों की एक अहम बैठक की गई। वैसे इस बैठक में कोल्हान के तीनों जिलों के पुलिस पदाधिकारियों और बंगाल पुलिस के अलावा सीआरपीएफ के अधिकारी भी शामिल हुए, जिसमें नक्सलवाद और अपराध से संबंधित कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। वैसे बैठक के बाद कोल्हान डीआईजी राजीव रंजन सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए इसे एक रूटीन बैठक बताया। साथ ही चाईबासा में हुए नक्सली घटना के संबंध में पूछे जाने पर उन्होंने बताया है कि उक्त घटना को इस बैठक से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। वैसे सूत्रों की अगर माने तो चाईबासा घटना के बाद नक्सली संगठन एक बार फिर से किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में है। ऐसे में दोनों राज्यों की पुलिस अलर्ट मोड में दिख रही है। ये एक्चुअली एक क्वार्टरली मीटिंग है, इंटर स्टेट हम लोग का बैठक है सीआरपीएफ और जिला पुलिस के बंगाल के साथ एक बैठक नहीं, एक बैठक है जो रूटीन बैठक है बंगाल और हमारे साथ एक रूटीन बैठक। चाईबासा के नक्सली घटना से इसको कोई लेना देना नहीं, एहतियात के तौर पे एक बंगाल और इसका कोऑर्डिनेशन कमेटी की एक बैठक है जिसमें कि बंगाल के सारे लोग हैं और हम लोग, ये एक रूटीन बैठक। और यहाँ आपको बताते चलें कि लगातार संपूर्ण मानवता कल्याण संघ की ओर से संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर संजय गिरी के नेतृत्व में जरूरतमंदों के बीच भोजन व कच्चा राशन का वितरण जारी है। इसी कड़ी में इस चिलचिलाती धूप में शुक्रवार को डिमना चौक पर पैदल चलने वाले प्रवासी मजदूरों के बीच पूरी, सब्जी, मिनरल वाटर, फेस मास्क व बिस्किट का वितरण किया गया। लगातार हम लोग का प्रयास है कि 2 महीना से हम लोग कंटिन्यूसली खाने का सामान बांट रहे हैं। आज हम लोग डिमना चौक पे हैं। जो भी बाहरी मजदूर हैं, जो भी अपना बहुत तकलीफ से जो जा रहे हैं, उनको पानी का बोतल हो गया, नाश्ता हो गया, पूरी सब्जी, अचार, फिर उसके बाद में बिस्किट हो गया, मांस हो गया, जो भी ज़रूरतमंद है उनको हम लोग दे रहे हैं। ये हम लोग का 2 महीना से प्रयास चल रहा है, लगातार चल रहा है। आज यहाँ पहुँचे आप? आज हम लोग डिमना चौक में हाईवे में पहुँचे हैं। मतलब क्या मकसद था यहाँ पहुँचने के लिए? एक्चुअल में ज़रूरतमंद को तो हमेशा ही ज़रूरत रहता है। अभी जो बाहर से आ रहे मजदूर आ रहे हैं, ऐसे ही एक मानसिक रोग से भी वो लोग पूरा थक गए हैं, एक फिजिकल से भी थक गए हैं, एक भूख प्यास से भी, क्योंकि रोज़ कमाने खाने वाला आदमी को बहुत हर एक दिन का दिक्कत हो रहा है। उनका परिवार को एक घर भी जाने का उनको लगातार प्रयास किया जा रहा है। तो इसीलिए हम लोग का चाहते हैं कि हम लोग थोड़ा सा उन लोग का जो पीड़ा है कम करें। मेरा नाम डॉक्टर संजय कुमार गिरी है, संपूर्ण मानवता कल्याण संघ के अध्यक्ष हूँ। आज हमारे बीच डॉक्टर सुनीता मैम भी हैं। और इधर जमशेदपुर की बागबड़ा कॉलोनी में शुद्ध जल को लेकर हर घर आंदोलन की शुरुआत की गई है, जहां इस 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन में स्थानीय लोगों में जनप्रतिनिधियों के खिलाफ आक्रोश देखा गया। इस दौरान क्षेत्र के लोग हाथों में तख्तियां लेकर अपने अपने घरों पर धरने पर बैठकर अपना रोष जाहिर करते नजर आए। पिछले कई वर्षों से स्थानीय लोग अशुद्ध पेयजल पीने को बाध्य हैं, जहां इस और किसी पंचायत प्रतिनिधि का ध्यान नहीं है। इतना ही नहीं, कनेक्शन देने के नाम पर जनप्रतिनिधियों द्वारा धड़ल्ले से अवैध वसूली भी की जा रही है। वहीं स्थानीय चंदन कुमार ने बताया है कि पिछले 8 वर्षों से बागबेड़ा की जनता दूषित जल पीने के लिए मजबूर है। बागबेड़ा कॉलोनी में 1100 क्वार्टर हैं, जिसमें टिस्को के द्वारा पानी सप्लाई किया जाता है। तो ऐसे में जनप्रतिनिधियों द्वारा शुद्ध पानी के लिए क्यों नहीं आवाज़ उठाई जा रही है। उन्होंने बताया कि पिछले 5 वर्षों में सिर्फ और सिर्फ जनप्रतिनिधियों के द्वारा लूटने का काम किया गया है। 1100 कनेक्शन की जगह 2000 लोगों को अवैध रूप से कनेक्शन दिया गया है। उन्होंने 2 दिवसीय अनशन के माध्यम से राज्य के मुख्यमंत्री का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराने की कोशिश की, ताकि पंचायत के प्रतिनिधियों के 5 साल के कार्यकाल के दौरान किए गए लूट खसोट को उजागर किया जा सके। पर आंदोलन दिए हैं। ये 2 दिवसीय अनशन आंदोलन है। ये एक अनोखा आंदोलन है जो बागबेड़ा की जनता का, हर एक जनता का समस्या है, हर एक घरों का समस्या है। इसलिए हम ये घर में बैठ के ही अनशन कर रहे हैं, ताकि ये बागबेड़ा की जनता को भी दिख सके और यहाँ के पंचायत प्रतिनिधि, जो भी जनप्रतिनिधि है, वो सब इसको देख कर सके और इस पर कुछ कार्य करें। क्योंकि जो भी हम पिछले 8 वर्षों से हमें दूषित जल पीना पड़ रहा है मजबूरी में, क्योंकि इसका कोई उपाय नहीं है। हमें मजबूरी में दूषित जल ही मिल रहा है पिछले 8 वर्षों से, और इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। एवं इन्होंने अवैध कनेक्शन के नाम पर काफ़ी घोटाला किया, जिसका कोई जांच
जांच आज तक नहीं हुआ, कोई जांच करने वाला नहीं है। तो सरकार से भी हमारी यही विनती है कि पिछले 5 वर्षों से इनकी जो भी कार्यशैली है उसकी जांच की जाए एवं बागबेड़ा में शुद्ध जल की व्यवस्था की जाए, जिससे कि यहाँ के जनता को शुद्ध जल पीने के लिए मिल सके। तो कहने का मतलब है कि जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो मुखिया हो, पंचायत समिति सदस्य हो, इन्हें कोई परेशानी से सरोकार नहीं है, आप लोगों की परेशानी, ये झांकने नहीं आते? नहीं, ये सारा वाटर जो होता है टाटा स्टील से आता है, जितना भी पानी यहाँ पे सप्लाई होता है। तो मेरा बस ये कहने का मतलब है कि टाटा स्टील से जब गंदा पानी आ सकता है, दूषित जल आ सकता है, तो वही टाटा स्टील से आरओ वाटर क्यों नहीं आ सकता है? ये लोग उसके लिए फाइट क्यों नहीं कर रहे हैं? यहाँ पे जो बागबेड़ा का जो वाटर टंकी है, इसका कैपेसिटी बागबेड़ा कॉलोनी को पानी देने के लिए, जिसका बागबेड़ा कॉलोनी में 1144 ही क्वार्टर है, लेकिन इस वाटर टैंक से 2000-3000 घरों को कनेक्शन दिया गया और आप बोलते हैं अवैध रूप से दिया गया और कहा जाता है कि जल की आपूर्ति हो रही है, जिसके कैपेसिटी ही 1100 है और आप 2000 घर को पानी देंगे तो पानी का आपूर्ति तो होगा ही। तो आगे क्या आप लोगों का आगे हमारा मकसद है कि ये 2 दिन का हमारा अनशन है और ये अनशन और विकराल रूप ले सकता है अगर इस पे इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं किया। हमारे माननीय हेमंत सोरेन सरकार से ये गुजारिश है कि इस पर जल्द से जल्द कोई कार्रवाई करे एवं इनकी सारे कामों का जांच करे। अगर इनमें कोई दोषी पाया जाता है तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे, चाहे वो कोई भी हो। आपका शुभ नाम? चंदन कुमार। और इधर बिजली की आंख मिचौली से परेशान जनता ने अपने विधायकों और मंत्रियों को कोसना शुरू कर दिया है। जमशेदपुर पश्चिम के विधायक स्वराज के मंत्री बन्ना गुप्ता के खिलाफ लोगों में नाराजगी देखी जा रही थी, लेकिन मंत्री बन्ना गुप्ता ने इस नाराजगी को अविलंब दूर करते हुए परिसदन भवन में एक बैठक बुलाई। इस बैठक में बिजली विभाग के अधिकारी मौजूद थे। मंत्री जी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिन इलाकों में ट्रांसफार्मर पुराना है उसे इलाके का ट्रांसफार्मर को बदल दें, जरूरत पड़े तो तार को भी बदला जाए ताकि बिजली लोगों को सुचारू रूप से मिल सके। वैसे मंत्री बन्ना गुप्ता ने बिजली विभाग के अधिकारियों को कई निर्देश भी दिए ताकि इस गर्मी में लोगों को सुचारू रूप से बिजली मिल सके। इधर बिजली नहीं मिलने से पानी की भी घोर किल्लत मानगो क्षेत्र में हो गई है। हालांकि ये बैठक करीब 2 घंटे तक चली। वहीं बिजली विभाग के अधिकारियों ने भी अपनी समस्या मंत्री जी के सामने रखी और कहा कि कर्मचारियों का घोर अभाव है, जिसके कारण काम करने में परेशानी हो रही है। फिलहाल मंत्री बन्ना गुप्ता ने इस समस्या के निदान के लिए मुख्यमंत्री से बात करने की बात कही। देखिए, बैठक में विशेष करके जमशेदपुर में बिजली का जो अव्यवस्था हुई है हमारे जमशेदपुर पश्चिम में विशेष करके, इसी के संदर्भ में हमने उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम, महाप्रबंधक बिजली बोर्ड, अधीक्षण अभियंता, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जमशेदपुर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मानगो, बिजली के व्यापक सुधार के लिए बहुत सारी कार्य योजनाओं को बनाने का निर्देश दिया है। कुछ बिजली के बड़े काम भी करने हैं और कुछ बिजली के छोटे छोटे कामों के चलते हुए बिजली बाधित हो रही है। जैसे बहुत सारे ट्रांसफार्मर में करीबन 225 ट्रांसफार्मर ऐसे हैं जिसमें एबी स्विच नहीं लगा है। तो हमने कहा है कि इमीडिएट एबी स्विच लगाने के लिए, और हमने कहा कि जो एजेंसियों को जो काम दिया गया था उस काम की जो सीमा थी कि काम चालू कब करना था और काम का समापन कब होना था और उन्होंने काम कितना किया है उसकी प्रगति रिपोर्ट किया है, इसका भी हमने अधिकारियों से इस पर भी चर्चा किया। और इधर कुल्हान के एकमात्र सरकारी अस्पताल एमजीएम में 45 दिनों बाद ओपीडी सेवा बहाल की गई, पर इस महामारी को देखते हुए मरीजों की संख्या बिल्कुल शून्य रही। कोरोना महामारी को देखते हुए लोग इस वायरस की चपेट में न आ जाएं, इससे ध्यान में रखते हुए अस्पताल प्रबंधन की ओर से ओपीडी सेवा को बंद कर दिया गया था, जिसे पुनः शुरू किया गया है। 45 दिनों के बाद शुरू इस ओपीडी में मरीजों की संख्या नहीं के बराबर दिखी। ओपीडी आज खुला है, ओपीडी खुला है, काफ़ी एकदम आदमी आराम से आ रहे हैं, सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं और इलाज करा गया, डॉक्टर सभी कोई बैठ रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा जहाँ पे भीड़ रहना चाहिए, आज भीड़ तो रहना चाहिए, लेकिन जो आ रहे हैं इलाज कराने के लोग आपस में मैंने एक दूसरे से सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, ज़्यादा परेशानी नहीं हो रहा है। कितने दिन के बाद ओपीडी खुला है? मैक्सिमम 50 दिन तो हो ही गया होगा ओपीडी का खुले हुए। जहाँ ओपीडी में भीड़ रहता था आज खाली दिख रहा है 1.5 महीना खुलने के बाद। आज तो खुला है, इंसान को कल से जो पेपर पड़ेगा लोग कल से आएगा लोग, सबको को पता नहीं था, आज ओपीडी पूरा सब कुछ खुल गया है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है पप्पू कुमार सिंह। और इधर जमशेदपुर के बिस्ट्रोपुर स्थित नार्दन टाउन में राज क्लब के द्वारा जरूरतमंदों के बीच कच्चा राशन का वितरण किया गया और इस दौरान जिले के सांसद विद्युत वरण महतो भी मौजूद थे।
जब से लॉकडाउन की स्थिति उत्पन्न हुई है तब से लेकर प्रतिदिन राज क्लब द्वारा अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन करते हुए जरूरतमंदों की सेवा युद्ध स्तर पर जारी है। इसी क्रम में नार्दन टाउन के जरूरतमंदों के बीच सांसद की मौजूदगी में राज क्लब के सदस्यों के द्वारा कच्चा राशन का वितरण किया गया। साथ ही जरूरतमंदों को ये आश्वासन दिलाया गया कि राज क्लब अब हर संकट की घड़ी में ऐसे लोगों के साथ है जिनकी स्थिति दिन प्रतिदिन लॉकडाउन की वजह से खराब हुई है। क्लब पूजा कमेटी जो है हमेशा ही समाज के में जरूरतमंद लोगों को अरे ऐसे काम मत कीजिए, ऐसे काम पहले भी बहुत सर में हाथ दीजिए, सर में हाथ। और आपको मैं बता दूँ के साथ साथ समाज में आर्थिक जुड़े हुए लोगों को हमेशा ही दिनार तले लोग लॉकडाउन में के अंतर्गत लगातार लोगों के बीच में लोग काम किए हैं और आगे भी करते रहेंगे। और इनके जो काम है जैसे आप देखे होंगे पूरी यहाँ काम करने वाले जो महिला हैं अभी लॉकडाउन में पूरी तरह लोग का काम काज ठप है, वैसे लोगों को सूचीबद्ध करते हुए आज हमारे जिला परिषद झुंझारू हमारे राजकुमार भाई जो हैं सारे लोग हैं, तिवारी भाई हैं, ये सभी लोग मिलकर क्लब के जो अध्यक्ष हैं और उनके सदस्य हैं, उनके पदाधिकारी हैं, सारे लोगों की देख रेख में लॉकडाउन में लगभग ये लोग 5-7 बार इस तरह का कार्यक्रम किया है और आगे भी करते रहेंगे। लॉकडाउन तो है, इन बीच में भी अगर कोई ज़रूरतमंद लोग को किसी तरह दिक्कत होता है इन लोग से संपर्क करने से ये राज क्लब हमेशा समाज में बेहतरीन काम करते आ रहे हैं। और मुझे पता है कि आने वाला समय में भी ये क्लब जितना इन लोग से बन पड़े समाज के भीतर ज़रूरतमंद लोगों के बीच का सेवा करते रहेंगे और आगे भी बहुत काम किए हैं। और इधर भीषण गर्मी को देखते हुए मुस्लिम समाज के लोगों के द्वारा धनखेड़ी स्थित ठक्कर बाबा मैदान के पास लोगों के बीच ठंडे पेय पदार्थों का वितरण किया गया और इस दौरान लगभग 300 लोगों ने इस पेय पदार्थ का आनंद लिया। भीषण गर्मी को देखते हुए विभिन्न सामाजिक संगठनों के द्वारा राहगीरों की सेवा निरंतर जारी है। इसी क्रम में मुस्लिम समाज के लोग भी राहगीरों की सेवा में दिन रात एक कर लगे हुए हैं, जहां धनखेड़ी स्थित ठक्कर बाबा मैदान के पास सैकड़ों लोगों के बीच मुस्लिम समाज के लोगों ने ठंडे पेय पदार्थ का वितरण किया। हम लोग गर्मी देखते हुए लस्सी और मट्ठा का आज हम लोग इंतज़ाम और कर दिए एक्स्ट्रा, उसमें दाल भात सब्जी अचार पापड़ के साथ में, और ये उसके बाद में 2 आइटम और भी हम लोग बढ़ा दिए हैं, लस्सी और मट्ठा गर्मी देखते हुए। और कम से कम इसमें 250 से 300 आदमी अभी तक ये करके चले गए हैं। और हम लोग जो ये इंतज़ाम किए, हम लोग रज़ाक कॉलोनी अपना जो कॉलोनी है हम लोग का रज़ाक कॉलोनी, इसी के अंदर में ही हम लोग सब आदमी अपना ये करके जितने लोग आ रहे हैं रज़ाक कॉलोनी धनखेड़ी जो है और स्टार स्टूडेंट क्लब के इससे हम लोग सब कोई ये कर रहे हैं। कितने लोगों का मट्ठा और लस्सी का इंतजाम कर रहे हैं? करीब 300 आदमी का। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ ऐसे खालिद हुसैन खान नीलू। और इधर टाटा मोटर्स के जमशेदपुर प्लांट में 22 कर्मचारी के शोषण एवं उनकी पत्नी के साथ अनैतिक कार्य करने वाले की गिरफ्तारी नहीं होने पर वैसे कर्मचारी की पत्नी जमशेदपुर पुलिस मुख्यालय पहुंची, जहां न्याय की गुहार लगाई गई और अन्यथा न्याय नहीं मिलने पर आत्मदाह की धमकी भी दी गई। मेरे पति ने आत्मदाह किया था, जिसका कारण था टाटा मोटर्स के जो अधिकारी जो हमेशा उनको टॉर्चर करते रहते थे। सर मैंने जांच प्रक्रिया के लिए बोला था, पुलिस डिपार्टमेंट अभी तक जांच ही कर रहे हैं, अभी तक कोई जांच वाले अधिकारी मेरे पास नहीं आए हैं। सिटी सर ने बोला था पेशेंस रखो, 10-15 दिन हो गए, लेकिन एक भी आए रहते तो मुझे संतुष्टि रहती। आज तोते सिंह अपना जो अध्यक्ष है यूनियन के वो बिल फाइल किए हैं, कल को आर.के. सिंह करेंगे, विशाल सिंह करेंगे, उनके भी सीनियर आर.के. सिंह है वो भी करेंगे। तो एक करके वो बिल फाइल करके निकल जाएंगे, ये मामला वो लोग ठंडा कर देंगे और ऐसे ही मैं रोज एसपी ऑफिस, यूनियन ऑफिस और मैनेजमेंट के पास दौड़ते रह जाऊँगी और मुझे न्याय नहीं मिलेगा। मैं सर के पास न्याय मांगने आई हूँ, मुझे न्याय देते हैं, नहीं तो 31 मई को मैं अपने बच्चों के साथ प्लांट हेड के घर के सामने ही आत्मदाह करूँगी। क्या नाम था आपके पति का? मेरे पति का नाम था आलोक रंजन सिंह। किस लिए वो किया आत्मदाह? विशाल सिंह ने उनको 30 मई को रात में ड्यूटी में नहीं रखा, रिटर्न कर दिए
बोले कि बीवी को जब तक नहीं भेजोगे तब तक मैं नहीं रखूँगा, बीवी को भेजना तभी जाके मैं तुम्हें ड्यूटी में रखूँगा। और वो रात को ड्यूटी किए भी नहीं, उन्हें रिटर्न कर दिया गया। रात भर डिप्रेशन में रहे और 21 मार्च को वो अपना आत्मदाह करेंगे। कितने दिन पहले की घटना है ये 31 अप्रैल की घटना है। 5 मई को उनकी डेथ हुई। आरोपी किसको मानती हैं? विशाल सिंह आर के सिंह। आपका शुभ नाम? मेरा नाम नीतू सिंह है। और अब चलते चलते एक नजर अब तक के सुर्खियों पर। आर्थिक तंगी के कारण राजधानी रांची के कई हार्डवेयर दुकानदार अब अपनी दुकान में सब्जी फल बेचने पर हैं मजबूर। लॉकडाउन में विशेष छूट नहीं मिलने के कारण स्थिति हुई इनकी विकराल। जिले के उपायुक्त ने वैश्विक संकट से निजात पाने को लेकर की अनोखी पहल। कदमा क्वारंटाइन सेंटर का किया निरीक्षण, लोगों के बीच बांटी होम्योपैथिक दवा। और शहर में 5 कोरोना मरीजों की हुई पुष्टि, तो वहीं दूसरा कोरोना पॉजिटिव छात्र ठीक होकर लौटा अपने घर। तो इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।